हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, हमने जेनेटिक बेसिस मतलब मेंडेलियन चीजें बहुत हद तक खत्म कर दी है और आज हम लोग देखने वाले हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, या फिर क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें मॉर्गन एक्सपेरिमेंट बच्चों हम लोग सबसे लास्ट में लेंगे, लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसी के वजह से क्या चल रहा है बच्चा, इसी के वजह से पूरे के पूरे धरती पे लाइफ चल रही है। बिकॉज क्रोमोसोम्स जो है ये आपको कैरेक्टर्स देंगे। क्रोमोसोम्स आपके बहुत हद तक आपकी बहुत अलग अलग चीज, बॉडी के जितनी भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको ये डिजाइन करेंगे और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले हैं अभी, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलती क्या है बच्चों, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी कुछ इस प्रकार बोलती है और ये राज खोलती है कि भाई देखो, जब 1900 का था, थोड़ा सा इंट्रो पार्ट खेल लेते हैं अभी, ठीक है। जब 1900 का दौर चल रहा था तो 3 साइंटिस्ट थे बच्चों। देखो कौन से, कि 3 साइंटिस्ट बता रहा हूं मैं, ह्यूगो डीरीज, कोरेंज एंड शेमार्क, ठीक है। वॉन शेमार्क नाम है उसका, वॉन शेमार्क, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे और ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे मेंडल्स वर्क के ऊपर, ठीक है। मेंडल्स ने जो फाइंडिंग्स निकाली थी इसके ऊपर ये लोग अपना थोड़ा थोड़ा रिसर्च दे रहे थे। अब उसके बाद देखो आया वॉल्टर सुटन और वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। इन्होंने पैरेलल बिहेवियर मतलब स्टडीड द पैरेलल बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर, जिसको जीन कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, मेंडल्स फैक्टर जिसको हम जीन बोलते हैं, इसके ऊपर उन्होंने स्टडी स्टार्ट कर दी। एंड द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ मियोसिस, क्योंकि मियोसिस के समय क्रोमोसोम बहुत डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं, बिकॉज वहां पे रिकॉम्बिनेशंस होते हैं बच्चों। कहां पे, ड्यूरिंग मियोसिस रिकॉम्बिनेशंस होते हैं और यही उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी जो थी, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी, ये किसने सबसे पहले लाई थी, सटन एंड बोवेरी। ये याद रखना है बच्चों, किसने लाया था सबसे पहले, वॉल्टर सटन एंड और हमारा थियोडोर बोवेरी, इन्होंने लेकर आया था। तो देखो, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट chromosomes are present in pairs in somatic cells during gamete formation. Homologous chromosome chromosome pair segregate, and segregate means separate and assort independently during meiosis. assort मतलब अलग अलग गैमेट में इंडिपेंडेंटली ये चले जाते हैं। ये आप लोग को याद रखना है कि भाई ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है, जो ये गैमेट्स है ये सिग्रीगेट होते हैं, मतलब सेपरेट कर जाएंगे और फिर क्या होगा, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर लेंगे। जैसे मेंडल का तीसरा लॉ था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वही, ठीक है। उसके बाद में 10 ईच गैमेट कंटेन्स ओनली 1 क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर। ये आप लोग ने याद रखना है, कोई भी गैमेट में ये आराम से एंटर कर लेते, किसी फैक्टर पे इनको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग को बहुत 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 मतलब बहुत 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 अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैं अभी इस पे क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगा, इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और कैसे हमने अगर एमसीक्यूज वगैरह हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहे ना, तो क्या होता है पता है क्या, एक बहुत अच्छे से प्रॉब्लम अपना हल हो जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है बच्चों। देखो, 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डीरीज, कोरोन्स एंड शेमार्क, ये क्या कर रहे थे, ये काम कर रहे थे मेंडल्स के वर्क के ऊपर। फिर उसके बाद में आता है 1903 का दौर और उस समय सटन एंड बोवेरी ये दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस निकालते हैं। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलती है कि भाई जो क्रोमोसोम्स है ना, एक डिप्लॉइड सेल में एक सेट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेयर के फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही गैमेटोजेनेसिस होता है मियोसिस के दौरान ये सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट में एंटर कर जाते हैं, और यही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, बिना कहीं भागे, है ना। वीडियो पूरी देखते जाओ,
वीडियो अगर पूरी देखोगे तो आपको अच्छे से आखिरी तक चीजें पता रहेगी, ठीक है। और अगर बीच में से छोड़ के भाग जाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं। और हाँ, कुछ बच्चों का शायद आई थिंक सो था कि सर ने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, तो कोई टेंशन नहीं, जो भी टॉपिक छूटे हैं वो अपन पूरे के पूरे कवर कर लेंगे, छोड़ते कुछ नहीं है बच्चों। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स है, मतलब जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की आपके लिए कोशिश करता हूं, ठीक है। तो देखते हैं आगे, देखते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैरी ऑल द हेरिडिटरी ट्रेट्स। ये याद रखो, जितने भी फीमेल के ट्रेट्स है वो अपने फीमेल गैमेट में आ जाएंगे, जितने भी मेल के ट्रेट्स है वो मेल गैमेट में आ जाएंगे, है ना। अब जब भी ये पूरा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है भैया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दे आर लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। याद रखना, द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट रिस्टोर्स द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द स्पीशीज। अब क्या होता है, मम्मी से आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, पप्पा से आने वाले कैरेक्टरिस्टिक दोनों हो जाते हैं कंबाइन, और इस वजह से तैयार होता है वेरिएशन। क्या तैयार होता है बच्चों? तैयार होता है वेरिएशन। ये बात आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि भाई जो मम्मी से आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ रहे हैं, जो पप्पा से आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो आ रहे हैं, और वो वेरिएशन कॉज कर रहे हैं। अभी देखो थोड़ा हम लोग फास्ट जाने वाले हैं अपने पोर्शन में, क्योंकि हमारे लगभग नहीं क्या ज़्यादा टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, और जल्दी जल्दी हम लोग जितना जल्दी भागेंगे उतना जल्दी रिवीजन को भी तो टाइम मिलेगा हम लोग को, है नहीं। तो इसीलिए तो याद रखना, सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी बोलती क्या है ये मैं आप लोग को एसबी बोर्ड पे बता देता हूँ। देखो ठीक है, अपना जो बोर्ड है ना ये वाला, क्रोमोसोमल theory of inheritance। अरे भैया सो गए का? इधर देखो जरा, हम इधर ही हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं बच्चों। शायद ये फोकसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, चलो ठीक है फोकस करते हैं इसको। अब सही है, ठीक है। तो देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलती है? देखो मैं पॉइंट्स बना देता हूं बच्चों, तो आप लोग को टेंशन ही नहीं रहेगा। अगर मैंने पॉइंट्स बना दिए तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं आवेगा, ठीक है ना। देख लो, सबसे पहला कि भाई एक डिप्लॉइड सेल में हमेशा क्रोमोसोम कैसे रहते हैं? पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे प्रेजेंट रहते हैं? दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बोलती है कि किसी भी डिप्लॉइड सेल में, इन अ डिप्लॉइड सेल, देखो इन अ डिप्लॉइड सेल क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इन अ डिप्लॉइड सेल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। किसके फॉर्म में प्रेजेंट है बचवा? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, ये याद रखना हुजूर। उसके बाद में क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट है। उसके बाद ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, देखो ड्यूरिंग गैमेट, या फिर गैमेट फॉर्मेशन लिखने से अच्छा गैमेटोजेनेसिस, meiosis occurs, during gametogenesis meiosis occurs, okay। So pair of chromosome segregate, या फिर पेयर नहीं बोलेंगे इसको, सो क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर्स ऐसा लिखेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेयर्स सेग्रीगेट। सो क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर्स क्या होते हैं बच्चा? सेग्रीगेट हो जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय सेग्रीगेशन? इट इज नथिंग बट सेपरेशन। तो
तो ये बात अच्छे से याद रखो, क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर सेग्रीगेट्स, और लास्ट में नेक्स्ट क्या होता है, एसॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली, एसॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली। They assort independently in respective gametes. है ना। अब देखो, मेल गैमेट contains all the traits, all traits of that male. कॉरस्पॉन्डिंग मेल लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा इंग्लिश, कॉरस्पॉन्डिंग मेल, है ना। फीमेल गैमेट कंटेन्स ऑल द ट्रेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल, है ना। तो देखो, मेल गैमेट के पास पूरे के पूरे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीमेल गैमेट के पास पूरे के पूरे उसी फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम एक्ट इन अ डिफरेंट वे, उसमें रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, बिकॉज मेल और फीमेल के डिफरेंट इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वहां पे कैरेक्टर का मिक्सिंग होता है और हम लोग का शक्ल थोड़ा सा डिफरेंट पैदा होता है। पैदा तो नहीं होता है शक्ल, हाँ, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा शक्ल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है कि भाई ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन रिकॉम्बिनेशंस होते हैं भैया, रिकॉम्बिनेशंस की वजह से होते हैं वेरिएशंस। क्या होते हैं बच्चे, रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू वेरिएशन, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर सकते हैं यार, बिकॉज हमको और भी नोट्स लिखने हैं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वाओ क्या बात है। अब देखो, सिंपल चीज है, when, so ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, so मेल गैमेट with single set of chromosome is produced, and फीमेल गैमेट, दोनों की बात कर रहे हैं हम यहां पे, ठीक है, with single set of chromosome is produced, है ना। तो ये होता है सीन। अब इसके बाद क्या होगा, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो वापस से ये हैप्लॉइड लेवल डिप्लॉइड में रिस्टोर हो जाएगी। एज फर्टिलाइजेशन अकर्स, the diploid level restores, ठीक है, and zygote contains both chromosomes from both paternal chromosomes and maternal chromosomes। ये आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, क्रोमोसोमल थ्योरी ऐसे ही काम करती है, ये बात आप लोग ने अच्छे से दिमाग में रख लेना है, ठीक है। इसमें देखो जेंडर डिटर्मिनेशंस भी होते हैं, लेकिन वो आगे आगे हम लोग देखने ही वाले हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट, इनके वजह से हो जाता है डिप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम का रिस्टोर। तो अब देखो, टिपिकल क्रोमोसोम, देखो क्या होता है। अब कौन सा वाला टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्या देख रहे हैं हम लोग अभी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। में यहां लिख देता हूं स्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े इसमें लिख देंगे
स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये देख रहे हैं बच्चों अपन लोग, ठीक है। तो देखो एक टिपिकल क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट 2 क्रोमैटिड्स। देखो बच्चों ऐसा, ये एक ऐसा, ये देखो, तो ये क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड है ना, जॉइंट टुगेदर एट सेंट्रोमियर। तो ये बीच में जो जॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये मैं थोड़ा डार्क बता देता हूं इसको, ठीक है। जो बीच में जॉइंट दिख रहा है ना, तो ये होता है बच्चा सेंट्रोमियर। क्या होता है ये? सेंट्रोमियर, है ना, ये होता है सेंट्रोमियर, है ना। तो एक टिपिकल क्रोमोसोम जो है, इसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं और एक सेंट्रोमियर होता है। देखो नोट्स हम लोग अच्छे से लिखेंगे, सिंगल लाइन नोट्स लिखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद में इसी सेंट्रोमियर को हम क्या बोलते हैं बचवा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है। उसके बाद में कंसिस्ट 2 क्रोमैटिड्स, उसके बाद में सम फ्यू क्रोमोसोम्स possess एडिशनल 1 और 2 कॉन्स्ट्रिक्शंस, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन ये कुछ ही क्रोमोसोम्स पे होता है, कुछ पे नहीं होता है, तो इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब समझ लो बच्चों, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर को ही क्या कहा जाता है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। वापस बोलता हूं मैं, सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सम फ्यू क्रोमोसोम possess एडिशनल 1 और 2 इसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो क्रोमैटिड्स के पास क्या होता है, ये 2 सेंटेंस रिपीट हो गए, ये वाला और ये वाला। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, भावनाओं को समझो, ठीक है। अब देखो क्रोमैटिड कंसिस्ट, इसमें क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल विच एक्सटेंड्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। याद रखो ये बात को। तो देखो कुछ ऐसे ही दिखेगा तुमको, है ना, ऐसे ही दिखेगा। तो यहां पे शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ब्लैक से दिखाएंगे, ये दिख रहा है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड, हाँ ये इसके अंदर डीएनए है। सबसे पहले ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला, इसको हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में ये क्रोमैटिड्स है, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये यहाँ फिर वापस से ऐसी कॉन्स्ट्रिक्शन लाइक चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है, ये बात भी याद रखना। फिर देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, थोड़ा सा सूजा सूजा पोर्शन, ये है हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। देखो बच्चों याद रखो, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। फिर यहाँ पे एक और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। देखो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब यार कोई चीज ऐसी अंदर गई हुई रहती है। देखो दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ पार्ट होता है, ये दिख रहा है ना, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, ठीक है। ये चीज अच्छे से याद रखना। अब देखो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्रोमोसोम के टाइप्स कितने होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहां मैं लिखता हूं क्रोमोसोम्स, है ना, क्रोमोसोम्स। बच्चों क्रोमोसोम्स होते हैं 2 टाइप्स के। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस में देखो क्रोमोसोम होते हैं, सबसे पहला तो ऑटोसोम्स, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम, इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम को कहा जाता है एलोसोम्स। क्या बोला जाता है बच्चों? एलोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम को ही क्या कहा जाता है? एलोसोम्स। याद रखना। ऑटोसोम्स बच्चों ह्यूमंस में होता है 22 पेयर्स। कौन से होते हैं? 22 पेयर्स, ठीक है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ 1 पेयर होती है, 1 पेयर। और ऐसे टोटल कितने होते हैं ह्यूमंस में? 23 पेयर्स होते हैं बच्चा। कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे एक सेल में, ठीक है। ये हमारा डिप्लॉइड लेवल, मतलब 46 क्रोमोसोम समझ लो। तो अब ये 1 पेयर में देखो 2 टाइप्स हो जाते हैं।
एक्चुअली एलोसोम्स का काम ही है जेंडर डिटरमाइन करना, ठीक है। तो अगर एक्स एक्स रहा तो ये बच्चों होती है फीमेल। क्या होती है ये? फीमेल होती है। दो सेम क्रोमोसोम्स, देखो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, ये फीमेल होती है। और मेल हेट्रोजाइगोट होता है एक्स वाई के साथ, जो कि हम मेल लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो दिख रहा है ना आपको, ये देखो चलो क्रोमोसोम्स दो टाइप्स, क्रोमोसोम्स दो टाइप्स। तो फर्स्ट ऑटोसोम्स, सेकंड एलोसोम्स। ऑटोसोम तुम्हारे बाल से लेके तुम्हारी खाल तक डिजाइन करेगा बच्चों, और एलोसोम तुम्हारा जेंडर डिटरमाइन करेंगे। तुम्हारा मतलब सभी का, हम सबका जेंडर जो है ये किसने डिटरमाइन किया है? एलोसोम्स की वजह से। अगर आप बॉय हैं तो आप एक्स वाई रहेंगे, आप गर्ल हैं तो आप एक्स एक्स रहेंगे। बॉय हेट्रोजाइगोट होता है बच्चों, मतलब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। कितने? दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक्स और वाई। और गर्ल्स में होता है दोनों भी एक्स एक्स। ये बात आप लोग ने बहुत ही फर्राटेदार तरीके से आराम से अपने दिमाग में रखना है, तो आप लोग को तभी ये चीजें समझ में आएगी, वो भी धीरे धीरे, ठीक है। ये बात याद रखो बच्चों, ठीक है। तो ये शायद आप लोग को समझ गया होगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग बच्चों सेक्स क्रोमोसोम की तरफ। थोड़ा सा इधर देख लेंगे और फिर धीरे धीरे उसके नोट्स लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। दोज क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर या फिर सेक्स। जेंडर अच्छा लगता है ज्यादा बोलने को, ठीक है। तो इन्हीं को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, इन्हीं को एलोसोम्स भी बोलते हैं, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले देख लिया। एक्स क्रोमोसोम, देखो अभी क्रोमोसोम के टाइप्स होते हैं, पहले मैं टाइप्स बता देता हूं आपको, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं इसको ऊपर करो भैया, चलो ठीक है। अब क्रोमोसोम तो देख लिया, अब देखते हैं टाइप्स, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। टाइप्स ऑफ, किसके टाइप्स भैया? बोलो जल्दी। तो भैया आपको बताएंगे क्रोमोसोम्स। इसके टाइप्स देख रहे हैं भैया, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो बच्चों क्रोमोसोम के कितने? 4 टाइप्स होते हैं, है ना। बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर, क्या बोल रहा हूं मैं? बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के होते हैं 4 टाइप्स। नंबर 1 मेटासेंट्रिक, है ना। नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक, नंबर 3 एक्रोसेंट्रिक, और नंबर 4 टेलोसेंट्रिक, है ना। ये 4 टाइप होता है बच्चा, MSAT, है ना। MSAT याद रख लो, MSAT, ठीक है। MSAT याद रख लो, है ना। वो कैसा था? PMAT, वैसे इसको याद रख लो MSAT, मतलब मियोसिस माइटोसिस को PMAT याद रखते हैं, इसको याद रख लो MSAT, ठीक है। तो देखो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ये होते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है बच्चा? ये बेस्ड है किसके ऊपर? ये बेस्ड है सेंट्रोमियर की पोजीशन पर, ठीक है। अच्छे से याद रखो। तो देखो फर्स्ट मैं ड्रॉ करता हूं मेटासेंट्रिक, है ना। तो जब भी दिख रहा याद रखना ई है क्रोमोसोम, और इसका जब भी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ससुरा सेंटर में रहेगा। क्या बोल रहा हूं हम क्या बोल रहा हूं? सेंटर में इसका सेंट्रोमियर रहेगा। कहां रहेगा?
देखो ये रेड कलर का स्पॉट इज सेंट्रोमियर। तो जब भी सेंट्रोमियर सेंटर में रहेगा तो ये होगा मेटासेंट्रिक, एम से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा देखते हैं सब मेटासेंट्रिक में बस क्या होता है बच्चा, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये जो हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन है थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक गया है, ठीक है। एल शेप का क्रोमोसोम दिखेगा आपको, है ना। देखो ये है सब मेटासेंट्रिक एस, ओके। फिर उसके बाद में एक्रोसेंट्रिक, देखो बच्चों एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में और थोड़ा नीचे की तरफ खिसक जाएगा, है ना। लाइक ऐसे समझ लो, जे के जैसा, कैसे, जे के टाइप्स, है ना, जे टाइप्स दिख रहा है, दिख रहा है। ये है एक्रोसेंट्रिक। और उसके बाद लास्ट में तो कहर आएगा भाई, डायरेक्ट पूरा का पूरा नीचे तक ही है। ये दिख रहा है, ये कैसे दिखेगा सर, आप साइड में हटेंगे तब। तो देखो ये दिख रहा है कि आपको अच्छे से देख लो, पहला वाला सेंट्रोमियर एकदम साइड में, दूसरा वाला सेंट्रोमियर थोड़ा सा हटके इसलिए क्रोमोसोम एल जैसा, तीसरा वाला सेंट्रोमियर थोड़ा और नीचे की तरफ इसलिए क्रोमोसोम जे जैसा, और लास्ट में क्रोमोसोम डायरेक्ट एंड, सेंट्रोमियर डायरेक्ट एंड पे है इसीलिए आई जैसा क्रोमोसोम दिख रहा है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है बच्चा। तो 4 टाइप के क्रोमोसोम ये है, मेरे को सिर्फ इसलिए ये बताना जरूरी था बिकॉज इसमें ये वर्ड्स अगर आए तो आप लोग को कंफ्यूजन ना होगा, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो एक बात अच्छे से याद रखो, सेंट्रोमियर सेंटर में मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा सेंटर से साइड, सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर और थोड़ा सा साइड में सेंटर से दूर एक्रोसेंट्रिक, और सेंट्रोमियर डायरेक्ट एट द एंड टेलोसेंट्रिक। ये याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लो आप। तो हम बढ़ेंगे बिना किसी देरी के आगे, बिना कहीं इधर से उधर भागे। तो देखो बच्चे, सिंपल मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई एक्स क्रोमोसोम, ये इसकी वजह से आया, ये मैंने 4 टाइप्स इसीलिए समझाया था कि इधर मेटासेंट्रिक था। तो देखो एक्स क्रोमोसोम होता है मेटासेंट्रिक, याद रखो एक्स क्रोमोसोम होता है मेटासेंट्रिक। उसके बाद में वाई क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक, याद रखो वाई क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक, याद रखो, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम के पास बच्चा यूक्रोमैटिन होता है, मतलब एक एक्सटेंडेड रीजन होता है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन होता है, हेटेरोक्रोमैटिन कम होता है, इसीलिए देखो यूक्रोमैटिन ज्यादा होने की वजह से एक्स क्रोमोसोम पे डीएनए का भी अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। देखो ज्यादा क्रोमैटिन, ज्यादा डीएनए, ज्यादा डीएनए, ज्यादा एक्टिविटी, ये याद रखना। वाई क्रोमोसोम के पास स्मॉल अमाउंट होता है यूक्रोमैटिन का, और लार्ज अमाउंट होता है हेटेरोक्रोमैटिन का। देख रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वाई क्रोमोसोम के पास होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, हेंस इट इज जेनेटिकली लेस एक्टिव, ठीक है, जेनेटिकली लेस एक्टिव। ये याद रखो बच्चों, अगर यूक्रोमैटिन ज्यादा, यूक्रोमैटिन मैं लिख देता हूं यहां पे, यूक्रोमैटिन इक्वल्स टू मोर डीएनए, मोर फंक्शनल डीएनए बोल सकते हैं, और मोर डीएनए इक्वल्स टू मोर एक्टिव। ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन मतलब देखो यूक्रोमैटिन हैज लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, हेंस जेनेटिकली एक्टिव। उसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल मतलब हेंस
लेस जेनेटिकली एक्टिव। तो अपन क्या कर सकते हैं इसको, एक्स और वाई क्रोमोसोम को ऐसे डिफरेंशिएट बिटवीन कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलो मैं तुमको वो भी लिख कर देता हूं, देखो अभी बच्चा, एक्स क्रोमोसोम, बहुत डार्क हो गया ये, और इधर लिखते हैं वाई क्रोमोसोम, है ना, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम। थोड़ा सा कम करते इसको, हाँ। तो इधर देखो अभी एक्स क्रोमोसोम में क्या आएगा, ये होता है बच्चों मेटासेंट्रिक, इट इज मेटासेंट्रिक, ओके। एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, मेटासेंट्रिक। वाई क्रोमोसोम कैसा होता है, एक्रोसेंट्रिक। देखो यही आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आ गया तो आप लोग को यही मिल जाते पॉइंट्स। एक्रोसेंट्रिक, देखो ये होगा मेटासेंट्रिक, वो होगा एक्रोसेंट्रिक। उसके बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, यहां पे लेस अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, लेस अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, है ना। देखो इधर पे लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, लेस अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, इसी से लेस अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, लेस अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, सॉरी हेटेरोक्रोमैटिन, लेस अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, और यहां पे मोर अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, है ना। लेस अमाउंट मोर अमाउंट, फिर बाद में मोर डीएनए, इधर पे क्या होता है मोर डीएनए मटेरियल, इधर आएगा लेस डीएनए, है ना, यहां होगा मोर डीएनए, यहां होगा लेस डीएनए। तो इस वजह से क्या होगा बच्चों, ये है जेनेटिकली एक्टिव, जेनेटिकली मोर एक्टिव बोलेंगे, मतलब एकदम भी उसका बेकार नहीं है, वो एकदम भी ऐसा उठा के फेंक नहीं देना है उसको, ठीक है, थोड़ा सा है लेकिन हाँ इससे कम है, याद रहेगा ये जेनेटिकली लेस एक्टिव, या फिर इसको ही बोल सकते बच्चा हम लोग इनर्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत अच्छा डिफरेंशिएट बिटवीन निकाल के दिया है आप लोग को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो वापस बता रहा हूं, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होता है, वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्स क्रोमोसोम में लार्ज यूक्रोमैटिन होगा, इधर पे लेस अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन होगा, इधर पे लेस अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन होगा, इधर मोर अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन होगा। यूक्रोमैटिन ज्यादा तो डीएनए ज्यादा, यूक्रोमैटिन कम तो डीएनए कम, ठीक है। डीएनए ज्यादा तो जेनेटिकली एक्टिव, डीएनए कम तो जेनेटिकली लेस एक्टिव। समझ गया, यही चीज आप लोग को देखनी है बच्चों। देखो ठीक से अगर मैं बोलूं ना, यही छोटी छोटी चीजें ना आपको बेस्ट बनाएगी और आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ये याद रख लो, ठीक है। तो अगर ये समझ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देख लो, ये आप लोग को इमेज दिख रही होगी, टेक्स्ट बुक से ही उठाइए, टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जेन्युइन रिसोर्स होता है बच्चों। और यहाँ इसको भी आप लोग ने भी अगर अच्छे से ध्यान दिया ना टेक्स्ट बुक पे तो बहुत अच्छा होगा। तो देखो सेंट्रोमियर सेंटर में, इसका मतलब ये कैसा है, मेटासेंट्रिक। कहाँ लिखते हैं, हाँ यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है। ये होता है मेटासेंट्रिक, है ना।
सेंट्रोमियर सेंटर में, और देखो एकदम कोने पे है, इसीलिए ये एक्रोसेंट्रिक है। तो देखो बच्चों, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, यहां पे पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, यहां पे ही रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। याद रखो। और ये होता है नॉन होमोलॉगस रीजन, मतलब ये बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, स्ट्रक्चरली भी नहीं, फंक्शनली भी नहीं, मॉर्फोलॉजिकली भी नहीं, और एसेंशियली भी नहीं, ये बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होते। लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल, स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, मॉर्फोलॉजिकली एंड एसेंशियली। ठीक, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, और वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो आप लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।